है दोस्तों, हमें से ज़्यादातर लोगों को अक्सर ऐसा लगता है कि अगर किसी सेक्टर का फ्यूचर ग्रोथ काफ़ी बढ़िया है तो उससे रिलेटेड कोई भी कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमको रिटर्न अच्छा मिल जाएगा। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये चीज़ हमने 2000 और 2008 में दोनों में देखा है। अगर केवल 2000 का हम एग्जाम्पल ले तो 2000 में ये कंसीडर किया जाता था कि आने वाला फ्यूचर आईटी इंटरनेट के लिए काफ़ी बढ़िया होगा, जो हम लोगों को आज दिख भी रहा है। पर अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि 100 में से 90-95% स्टॉक्स बर्स्ट कर गए और केवल महज 5-7% ही स्टॉक्स अभी तक चल रहे हैं और पॉजिटिव रिटर्न दे रहे हैं। ओवरऑल कहने का मतलब है कि कोई भी सेक्टर जो आने वाले फ्यूचर में चलने वाला है उसमें उससे रिलेटेड हर कंपनी आपको पॉजिटिव रिटर्न नहीं दे सकता। महज कुछ ही स्टॉक्स होते हैं जो आपको पॉजिटिव रिटर्न दे देते हैं। तो यही हुआ पहला मेंटल मॉडल जिसको आपको ध्यान में रखना है। दूसरा मेंटल मॉडल है टेलीकॉम कंपनी से रिलेटेड। 2000 के समय शायद ही इंडिया में 1 करोड़ से ज़्यादा कंज्यूमर होंगे टेलीकॉम के, और अभी का अगर बात करें तो टोटल नंबर ऑफ कंज्यूमर होंगे लगभग 30-40 करोड़ के आसपास। तो यहाँ देखने से लग सकता है कि टोटल नंबर ऑफ कंज्यूमर काफ़ी रैपिडली बढ़े, तो टेलीकॉम कंपनी को फ़ायदा हुआ होगा। लेकिन अगर सेम चीज़ अगर यहाँ का भी ग्राउंड रियलिटी आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ज़्यादातर टेलीकॉम कंपनी तो बर्स्ट कर गए, और जो बचे हैं उनमें से वोडाफोन और आइडिया का हालत आप देख ही रहे हैं। मात्र 3 ही केवल इस सेगमेंट में मार्केट प्लेयर बचे हैं, एयरटेल, जियो और BSNL। सही बात। दूसरा मेंटल मॉडल कहने का मतलब कि अगर आने वाला फ्यूचर किसी सेक्टर का बढ़िया है तो उससे कंपनी को फ़ायदा हो भी सकता है, नहीं भी, डिपेंड करता है कि वो किस सेक्टर में काम करती है। तो ये तो मेंटल मॉडल को हमेशा दिमाग में रखिएगा। हम यहाँ बात करने वाले इथेनॉल का, जिसको कंसिडर किया जा रहा है आने वाला फ्यूचर, और नो डाउट ये फ्यूचर है भी, क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट इसको पुश कर रही है। मोस्टली इंडियन गवर्नमेंट का बात करें तो गवर्नमेंट इसको पुश कर रही है ताकि वो अपना क्रूड ऑयल का जो कंजम्पशन है उसको इंडिया में कम कर सके, साथ में पॉल्यूशन को थोड़ा सा कम कर सके और फार्मर्स को सपोर्ट कर सके। तो ये सब रीजन को देखने से लगता है कि ये एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी है इथेनॉल प्रोड्यूसिंग कंपनी का। इसका कतई मतलब ये नहीं है कि कोई भी कंपनी जो इथेनॉल प्रोड्यूस कर रहा है उसमें डायरेक्टली इन्वेस्ट कर दे विदाउट फंडामेंटल देखे। है दोस्तों, मेरा नाम है सकलदीप कुमार और आज इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले इथेनॉल प्रोड्यूस करने वाली एक कंपनी पराज इंडस्ट्रीज के बारे में। पर इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर ले, वरना शायद आपको यह मौका दोबारा न मिले। हम पराज को मोस्टली 4 पॉइंट पे एनालाइज करेंगे। सबसे पहला तो हिस्ट्री, दूसरा बिजनेस मॉडल, तीसरा मैनेजमेंट और चौथा फाइनेंशियल्स। और एक इंपॉर्टेंट बात, मैं कभी भी स्टॉक टिप्स प्रोवाइड नहीं करता हूँ। मेरा जो भी स्टॉक एनालिसिस होता है वो मोस्टली एजुकेशनल पर्पस के लिए होता है, ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल डिसीजन ले सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से। वैसे तो पराज स्टार्ट होती है 1983 में, और इसके स्टार्ट होने से पहले इसके प्रमोटर प्रमोद चौधरी ने बहुत जगह काम किया और बहुत सारा एक्सपीरियंस भी गेन किया। उसके बाद ही पराज इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करते हैं, और ये सब कुछ हम मैनेजमेंट एनालिसिस में भी देखेंगे। 1983 में स्टार्ट करते ही पराज ने मोस्टली डिस्टिलरी बिजनेस में अपना फोकस रखा। कहने का मतलब है कि अल्कोहल को एक्सट्रैक्ट करना थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। बिजनेस स्टार्ट करते ही पराज को शुगर मिल से ऑर्डर भी आने लगा, और कंपनी के इसी अच्छे कामों की वजह से महज 4 साल के अंदर ही पराज को ICICI वेंचर कैपिटलिस्ट से फंडिंग भी मिला। और 1994 में पराज ने IPO के थ्रू मार्केट से पैसा भी उठाया। फिर कंपनी थोड़ा सा ट्रांजिशन करती है और बेवरेज बनाने वाली कंपनी, मतलब अल्कोहल और बियर बनाने वाली कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन करके उनको भी प्रोडक्ट बेचना शुरू करती है। फिर धीरे धीरे समय बीतता है और कुछ सालों बाद लगभग सारे देश आपस में इकट्ठा होते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि पेट्रोल में क्यों ना इथेनॉल को ब्लेंड किया जा सके, ताकि जो एनवायरनमेंट का पॉल्यूशन लेवल है उसको थोड़ा सा कम किया जा सके। और ये चीज़ पराज के लिए गेम चेंजर साबित होता है। द इंडियन गवर्नमेंट ने पेट्रोल में इथेनॉल का ब्लेंड करना मैंडेटरी तो किया था, लेकिन 2012-13 तक ये 5% गवर्नमेंट ने रखा था कि 5% इथेनॉल को ब्लेंड कर देंगे 95% पेट्रोल में। लेकिन ग्राउंड रियलिटी में 2012-13 तक ये केवल 2% तक ही रह गया था। लेकिन 2012-13 के बाद गवर्नमेंट ने एग्रेसिवली इसको इंप्लीमेंट करना शुरू किया। 2022 तक आते आते कंपनी ने 10% का टारगेट को पूरा कर लिया, मतलब 10% इथेनॉल को ब्लेंड करके पेट्रोल में बेचना शुरू कर दिया। और गवर्नमेंट का टारगेट है कि वो इथेनॉल को 20% तक ब्लेंड कर देगी 1923 तक, जो कि पहले टारगेट रखा गया था 2030, जो ह्यूज अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है पराज जैसे इंडस्ट्रीज़ को जो कि इथेनॉल सेगमेंट में काम करते हैं। इसके साथ ही पराज ने काफ़ी पहले से ही रिसर्च और डेवलपमेंट में खर्च करना शुरू कर दिया था, जिसका इम्पैक्ट हम लोगों को अभी दिख भी रहा है। जैसे कंपनी ने 2nd जनरेशन के थ्रू इथेनॉल का प्रोडक्शन स्टार्ट किया, आइसोब्यूटेनॉल में काम कर रही है, बायोडीजल में काम कर रही है, एविएशन फ्यूल में काम कर रही है और मेरीन फ्यूल में भी काम कर रही है कंपनी। साथ ही पराज ने अपने प्रोडक्ट को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करने के लिए इथेनॉल के साथ साथ नॉन इथेनॉल सेगमेंट में भी इंटर किया, जैसे ब्रूअरी प्लांट, वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, इंडस्ट्रियल बायो बेस्ड प्रोडक्ट्स और क्रिटिकल प्रोसेस इक्विपमेंट एंड सिस्टम बिजनेस। तो ये तो था ओवरऑल हिस्ट्री पराज इंडस्ट्रीज़ के बारे में। अब हम बात करते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में। स्टार्ट करते हैं हम रेवेन्यू से। FY21 के अनुसार पराज को बायो एनर्जी से 62% रेवेन्यू आता है, 28% इंजीनियरिंग से और 10% हाई प्योरिटी से। चलिए हम एक एक को बारी बारी से समझते हैं। जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन और क्रूड ऑयल का एक्सट्रैक्शन स्टार्ट हुआ, लगभग तभी से क्रूड ऑयल को एज अ फ्यूल यूज किया जाता था। पर जैसे जैसे इसका यूज बढ़ने लगा वैसे वैसे हार्मफुल गैसेस के निकलने की वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट दिखने लगा,
जिसके कारण वर्ल्ड की मेजर कंट्रीज एक जगह बैठती है और अपने हिसाब से एक रेशियो सेटअप करती है E5, E10 या E20, ताकि जो एनवायरनमेंट में जो पॉल्यूशन हो रहा है क्रूड ऑयल को जलाने की वजह से, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, जिसकी वजह से भी हो रहा है, उसको थोड़ा सा कम किया जा सके। और ये तो आपको पता होगा ही कि इथेनॉल को बर्न करने के बाद हार्मफुल गैसेस नहीं निकलता। आपसे एक सवाल है कि नितिन गडकरी जी पार्लियामेंट एक गाड़ी में आए थे जिसमें इससे भी अलग तरीके का फ्यूल यूज किया गया था। क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन सा रिन्यूएबल एनर्जी था जिसका यूज करके वो कार चल रही थी? कमेंट में लिख के बताइए जरूर। और इथेनॉल को ब्लेंड करने की वजह से एनवायरनमेंट को तो बचाया जा ही रहा है, साथ ही इंडिया के लिए एक और फायदा है क्रूड ऑयल का इंपोर्ट, जो कि इंडिया को कम करना पड़ेगा कंपैरेटिवली अगर वो कुछ परसेंटेज इथेनॉल को यूज करती है तो। अब आप में से बहुतों को लग सकता है कि अगर इथेनॉल इतना ही अच्छा है तो क्यों नहीं 100% इथेनॉल को ही यूज किया जाए पेट्रोल की जगह। इसका कुछ रीजन है जिसकी वजह से हम इसको 100% यूज नहीं कर सकते। सबसे पहला तो है कि अगर इथेनॉल का यूज करके गाड़ी को अच्छे तरीके से चलाना है, अच्छे तरीके से, तो एक फ्लेक्सिबल फ्यूल इंजन होता है जिसका हम लोगों को जरूरत पड़ेगा, जो अचानक से किसी गाड़ी में नहीं आ जाएगा। उसको टाइम टू टाइम मार्केट में उतारना पड़ेगा, नया वेरिएंट उतारना पड़ेगा, जो कि थोड़ा टाइम टेकिंग है। साथ ही इथेनॉल को ठंडे के मौसम में यूज नहीं किया जा सकता क्योंकि ये जम जाता है, इसीलिए इसको 100% यूज नहीं किया जा सकता। और साथ ही जो फर्स्ट जनरेशन फ्यूल है जिससे कि इथेनॉल बनता है, जैसे शुगर कैन हुआ, कॉर्न हुआ, जिसको कि हम एक लिमिट से ज़्यादा यूज नहीं कर सकते वरना कहीं फूड का शॉर्टेज ना हो जाए। और इन सब कारणों की वजह से इथेनॉल को हम 100% यूज नहीं कर सकते। और इसका सॉल्यूशन है सेकंड जनरेशन फ्यूल। कहने का मतलब है कि अगर क्रॉप को काटने के बाद जो रेसिड्यू बचता है उससे भी चाहे तो इथेनॉल का प्रोडक्शन किया जा सकता है। और पराज इंडिया में एक ऐसी ही कंपनी है जो सेकंड जनरेशन के थ्रू इथेनॉल का प्रोडक्शन भी करती है। और इसका बहुत सा फायदा है। सबसे पहला तो क्रॉप को जलाने की वजह से जो नेगेटिवली इम्पैक्ट होता था वो बच जाएगा। दूसरा, शुगर कैन का ओवर प्रोडक्शन की वजह से शुगर का प्राइस काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो जाता था, जो शुगर मिल के कंपनियों को इम्पैक्ट करता था, साथ ही साथ फार्मर्स को। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि पराज इथेनॉल को केवल पेट्रोल तक ही सीमित नहीं रखी है। पराज ने इसे डीजल, CNG, बायोगैस, एविएशन फ्यूल और मेरीन फ्यूल तक एक्सपैंड किया है। साथ ही पराज इथेनॉल को एज अ फ्यूल के साथ साथ बेवरेज कंपनी को भी बेचती है, मतलब दारू बनाने वाली कंपनी को। ये तो हुआ बात बायो एनर्जी का। अब कंपनी ने अपने जो प्रोडक्ट है उसको थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करते हुए नॉन इथेनॉल सेगमेंट में भी इंटर किया है, जैसे ब्रियोरी प्लांट। इसी में इंजीनियरिंग का पार्ट इंक्लूड होता है। कहने का मतलब है कि कंपनी दूसरे कंपनियों को, ब्रियोरी कंपनियों को थोड़ा सा टेक्निकल असिस्टेंस या सपोर्ट प्रोवाइड करती है। दूसरा है वाटर और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। ये हम कह सकते हैं हाई प्योरिटी का काम। कहने का मतलब है कि कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्री होती है जिसको स्पेसिफिक टाइप का वाटर का जरूरत होता है, जैसे फार्मा, कॉस्मेटिक्स, बायोटेक, हेल्थ केयर, तो उन सबको वाटर प्रोवाइड करती है। साथ ही गवर्नमेंट का कुछ नॉर्म्स है कि आप इतना लिमिट से ज़्यादा वाटर को यूज नहीं कर सकते। अगर कोई इसको ज़्यादा यूज करता है तो उसको रिसाइकल करना पड़ेगा, जिसमें पराज हेल्प करती है दूसरे कंपनियों को वाटर रिसाइकल करने में। तीसरे नंबर पे आता है नॉन इथेनॉल सेगमेंट में CPES, मतलब क्रिटिकल प्रोसेस इक्विपमेंट एंड स्किल्स। इसमें पराज दूसरे कंपनियों को बहुत सारे इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करती है उनके ज़रूरतों के हिसाब से, जैसे प्रेशर वेसल, रिएक्टर, सेल, ट्यूब हीटर एक्सचेंजर, कॉलम, कुछ अदर इक्विपमेंट से प्रोवाइड करती है अकॉर्डिंग टू द डिमांड। लास्टली पराज इंडस्ट्रियल बायोबेस्ड प्रोडक्ट्स में भी काम करती है। ऐसे अगर बायोबेस्ड प्रोडक्ट्स का बात किया जाए तो इसमें भी 5 डिवीजन होते हैं: फार्मा, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, सर्विस और बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो पराज इसमें से मोस्टली इंडस्ट्रियल बेस्ड बायो प्रोडक्ट्स में काम करती है। ओवरऑल कहने का मतलब है कि बहुत सारा ऐसा प्रोडक्ट होता है जो क्रूड ऑयल से बनाया जाता है, जैसे वैसलीन हुआ, पेंट सॉल्वेंट हुआ, प्लास्टिक रोप, फूड प्रिजर्वेटिव, डाइज, शूज़, पर्स, जो कि क्रूड ऑयल के बिना बन ही नहीं सकता है। अब पराज इसमें सपोर्ट करती है। बहुत सारे इनमें से ऐसे प्रोडक्ट होंगे जिनको बायोलॉजिकल तरीके से बनाया जाता है ताकि वो डिग्रेड हो जाए। तो ये तो था ओवरऑल बिजनेस मॉडल पराज इंडस्ट्रीज़ के बारे में। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट का। प्रमोटर होल्ड करते हैं लेस देन 50%। पर अच्छा बात यह है कि ट्रेंड थोड़ा सा अपवर्ड है, और ख़राब बात यह है कि मैनेजमेंट का सैलरी काफ़ी ज़्यादा हाई लगा मुझे। बात करें प्रमोटर का एक्सपीरियंस का तो मिस्टर प्रमोद चौधरी एक IITian है, और IIT डिग्री कंप्लीट करने के बाद वो चाहते तो एक अच्छे रेपुटेड पोजीशन में काम करके अपना ज़िंदगी गुजर बसर कर सकते थे, पर उन्होंने एक्सपीरियंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया और ग्राउंड लेवल से काम करते हुए महज 33 साल की उम्र में एक कंपनी सेटअप किया, पराज इंडस्ट्रीज, जिसको कि अभी हम जानते हैं। अगर आपको प्रमोटर के लाइफ के बारे में अच्छे से पढ़ना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया, आप वहाँ से उसे जाके चेक कर लीजिए, आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। लास्टली हम बात करेंगे फाइनेंशियल्स का। पराज का सेल्स ग्रो किया एट अ CAGR ऑफ 11%, जबकि प्रॉफिट ग्रो किया है एट अ CAGR ऑफ 9%। जहाँ तक बात है रिटर्न ऑन इक्विटी और कैपिटल एम्प्लॉयड का, तो ये काफ़ी लो मुझे लगा। 8 से 12% के आसपास है इक्विटी का रिटर्न, तो कैपिटल एम्प्लॉयड के आसपास है 10 to 14%, जो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। जहाँ तक बात है डेट टू इक्विटी का, तो लगभग 0 है, मतलब कंपनी लगभग डेट फ्री कंपनी है। अब बात करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का। कंपनी ने पिछले 10 सालों में प्रॉफिट किया 735 करोड़, और उसमें से कंपनी ने कैश में कन्वर्ट किया 794 करोड़। मतलब क्लियरली पता चलता है कि कंपनी अपना जो प्रॉफिट है उसको कैश में आसानी से कन्वर्ट कर पा रही है। लास्टली हम बात करते हैं वैल्यूएशन का। कंपनी का जो एवरेज प्रॉफिट है वो लगभग 100 करोड़ के आसपास है, और अगर 100 करोड़ के हिसाब से पी को अगर 20 to 30 का मल्टीपल देते हैं तो कंपनी का फेयर वैल्यूएशन आता है 2000 to 3000 करोड़, और मेरे फ्री कैश फ्लो के अनुसार कंपनी का वैल्यूएशन आता है 1250 करोड़।
तो ये तो था ओवरऑल एनालिसिस पराज इंडस्ट्रीज़ के बारे में। अगर आपको इसमें से कोई चीज़ समझ नहीं आया तो कमेंट करके जरूर पूछें। धन्यवाद।